Okay guys, so yesterday क्या किया हमने? Experimental study of photoelectric, right? तो ये मैं कंप्लीट किया था। इसमें एक पार्ट मेरा चलता रह गया था, तो ये है एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि what was the justification for Einstein to say that light is made up of photons and it is not a wave? ठीक है, so एक्सपेरिमेंट का डेटा में देखा, बहुत सारी चीजें समझी, लेकिन उससे ये बात कहाँ से निकल के आती है कि light has to be a particle, light has to be a photon as against light being a wave. ठीक है, तो उसका एक रटा आंसर आपको लिखना होता है, तो मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद उसको आपको एनसीईआरटी में दिखा दूंगा कहाँ पे उसका आंसर आपके लिए एग्जाम में क्या आंसर पिक करना है। ठीक है, so because your teachers and your board exam checkers they expect those kind of keywords for that answer. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपको कहीं लिखना पड़ेगा, उसको एग्जाम के पहले उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो रीजन ऐसा है, समझने वाली बातें कर हैं। तो पहली चीज जो उसके एक्सपेरिमेंट से निकल के आई कि if frequency of incident radiation is less than threshold frequency, and this frequency corresponds to work function, है ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए एमिशन होता है। तो उसके एक्सपेरिमेंट में एक चीज निकल के आ रही थी कि जो ये वाला अपना ग्राफ था, स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हमने देखा था कि कुछ रीजन में देयर वाज अ सर्टेन वैल्यू जहाँ तक ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, मींस देयर इज नो एमिशन, और उसके बाद ये ग्राफ ऐसा हो, राइट? ठीक है ना? तो इसके पहले क्या हो रहा है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है f0 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके पहले कोई एमिशन नहीं हो रहा, राइट? तो आइंस्टाइन ने ये बोला कि बॉस अगर लाइट इज अ वेव इज अ कंटिन्यूअस एनर्जी, वेव इज अ कंटिन्यूअस एनर्जी, और आप बोल रहे हो कि लाइट वेव है, तो अगर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे मैं कंटिन्यूअसली एक रेडिएशन गिरा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कंटिन्यूअसली एनर्जी आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये सही वेव है तो एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा और फिर यहाँ से इजेक्ट कर जाएगा। अगर ये वेव है तो वेव इज ए कंटिन्यूअस एनर्जी। जब मतलब ये चीज वही हो गई कि वो मैंगो के ट्री में से आप कंकड़ फेंक के ना तोड़ो आम, आप खाली सीधा आम को जाकर तोड़ लो, लग कर लो हाथ से, फोर्स लगाते रहो कभी ना कभी टूट जाए। तो उस केस में कोई मिनिमम फोर्स की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजें कनेक्ट नहीं हो रही हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके पहले क्यों नहीं हो रहा, इस फ्रीक्वेंसी के पहले क्यों नहीं हो रहा। उसको ना ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस, मतलब एक फोटोन आएगा, इस पे गिरेगा, या तो काम होगा या काम नहीं, तो दूसरा फोटोन आएगा, या तो रिएक्शन होगा या नहीं। लेकिन ये बात तय है कि अगर फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम है तो कभी कुछ नहीं होगा, और एक्सपेरिमेंट से ये बात उसने प्रूव करी। ये तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है यार, ये उसका घर से लाया कोई ग्राफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। उसने बोला कि अगर वेव है तो यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस, इस फ्रीक्वेंसी के पहले फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्यों नहीं होगा।
ठीक है, तो ये आंसर आपको लिखना होता है। अब ये आंसर आपको मैं दिखा दूं एनसीईआरटी में कहां से आपको छापना है। बुक्स, ये क्वेश्चन भाई कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम से कि what point from experimental study made him prove that it's a photon is a particle not this that। मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको अपनी पीवाई के वाले। थोड़ा एनसीईआरटी में भी नजर मार लेना है इस चैप्टर के लिए, है ना। कुछ चीजें दिस इज 205 ना, one is ray optics, second is wave optics, third is 203। बहुत ज्यादा थ्योरी इसमें लिखी हुई है, एनसीईआरटी में बहुत थ्योरी करा है, इसलिए मतलब ओवर अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग अपने मतलब की चीज ढूंढते हैं यार, इलेक्ट्रॉन एमिशन पर पढ़ लिया हमने, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है, ये हमने पहले स्टडी किया। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है सिंपलीफाइड, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बैटरी बना के उसमें एरो लगा दिया, दैट इज इनफ। दैट शोज कि वी हैव अ कंट्रोल ऑन दिस पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ये जो पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव, जो मैंने को भी एक्सप्लेन किया। क्या बोल रहा है इसको? ठीक है, तो ठीक है। हाँ, यहां से देखो, आपको दिख रहा है पीछे कैसे चल रहा है लक्ष्मी लक्ष्य। according to the wave picture of light, the free electrons at the surface of metal, right, absorb the radiant energy continuously। अगर वेव है तो इट्स अ कंटिन्यूअस एनर्जी, बताया राइट। अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है सो ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब इंटेंसिटी आप बढ़ा दो, मतलब ज्यादा एनर्जी गिराओगे आप। ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये लाइन आप छोड़ सकते हो। कॉन्सिक्वेंटली द ग्रेटर द इंटेंसिटी द ग्रेटर शुड बी द एनर्जी। तो ये देखो, कॉन्सिक्वेंटली द ग्रेटर इंटेंसिटी द ग्रेटर शुड बी द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। बात बनती है ना, इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब आपने अपनी एनर्जी बढ़ा दी, तो इसका एनर्जी एब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन भी आल्सो शुड इंक्रीज, ठीक है। इन दिस पिक्चर the maximum kinetic energy of the photoelectrons on the surface is then expected to increase with the increasing intensity। हाँ, उसने ये बोला कि अगर ऐसा है, अगर ये वेव है, समझो आप, इसको क्वेश्चन भी बनते हैं इसलिए समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से, वेव की इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी को, अगर ऐसा सही में हो रहा है तो जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा है वो बढ़ेगी, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इससे वो इंजेक्ट हो रहा है, बढ़नी चाहिए ना। तो ग्राफ में ऐसा क्यों नहीं दिखा? इंटेंसिटी बढ़ाने से मैंने क्या फिक्स रखा है? फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी है। सिर्फ मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उस ग्राफ में मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे इससे इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब आपकी वेव थ्योरी जो है वो इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रही। पॉइंट नंबर 1 बात समझ में आई है? इसको आपको अपने वर्ड्स में नोट करना होगा और लिखना भी होगा एग्जाम में, ठीक है। ऑल्सो सेकंड पॉइंट, यहां से ऑल्सो सेकंड पॉइंट, नो मैटर
what the frequency of radiation is, मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, a sufficiently intense beam, मतलब एक हाई इंटेंसिटी की बीम, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, of radiation over sufficient time, you keep on doing it for a longer duration, should be able to impart enough energy to the electron so that they exceed the minimum energy needed to escape the metal surface. इस केस में ऐसा है, कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी फ्रीक्वेंसी की वेव ले आओ, गिराते रहो, कंटिन्यूअस वेव में एनर्जी गिरती रहेगी, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा रिएक्शन हो जाएगा, राइट? ऐसा होना चाहिए था अगर वेव है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, ये है स्टोन्स, पेबल्स व्हिच आर थ्रोइंग वन बाय वन। तो इसलिए मैं ग्राफ जो है वो मेरी थोड़ी सपोर्ट कर रहा है। फोटोइलेक्ट्रिक का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया उसमें ग्राफ थे, वो ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर सकते विद वेव। तो दो पॉइंट है। पहली चीज तो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फर्स्ट थिंग। It was independent of intensity of radiation. First. Second thing is the presence of threshold frequency means no electron emission happens if the frequency is below threshold frequency, means that it cannot be a continuous energy, because if that was the case, if there is a radiation which is falling continuously on a metal surface beyond a certain time, electron is bound to escape from the surface, right? ये दोनों पॉइंट आपके इसमें नोट्स में रहने चाहिए। ये इसमें क्वेश्चन भी बन सकते हैं एमसीक्यू एंड ऑल दैट, आई शो यू। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, राइट? बियॉन्ड दिस वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस, मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट? और उसके बियॉन्ड अब इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है? आगे हम चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज वेव nature of matter. Wave nature of matter. Let's put the heading wave nature of matter. Acha guys, one more thing. When you look at my notes, तो बहुत थ्योरी के बहुत चीजें तो मैंने वर्बली आपको यहाँ पे बताई है, वो मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं एज अ पॉइंट्स। तो यू आर हाईली एनकरेज्ड टू रीड दोज नोट्स एंड क्रिएट योर ओन। यू वांट टू ऐड टू इट, रीड टू इट, व्हाटएवर, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग दैट पार्ट। ओके, दैट इज जस्ट अ टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ स्टडी दैट यू डू एंड मेक इट। वो कर लेना है, मैंने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए, बट समझाने वाले पर्सपेक्टिव जो जहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करना है, जो डेलिब्रेशन है वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है? कोई मेरे नोट्स में चीज को पढ़ के ना समझ में आए, लेकिन ऑलवेज गेट बैक, वही नोट्स, ठीक है? तो अब लेट्स पुट द हेडिंग वेव। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इससे भी एक क्वेश्चन पक्का रहता है, वेव नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, बाय द वे, मैं एक चीज आपको गलत बता गया उसमें, ये जो 3 चैप्टर है ना, कौन से, ये डुअल वाला जो भी हम कर रहे हैं, इसके बाद एटम और इसके बाद न्यूक्लियर है, ठीक है? इन तीनों का जो पोर्शन है यार, अभी नए सिलेबस के हिसाब से ये 12 मार्क का टोटल है, मुझे 8 to 9 याद था। ये 12 मार्क का पोर्शन है जो अभी नेक्स्ट इस वीक और नेक्स्ट वीक स्टडी करना है। जस्ट प्लीज पे द ड्यू अटेंशन। इसकी वेटेज थोड़ी सी बढ़ गई है शायद लास्ट 1-2 साल में। 12 मार्क का पोर्शन, तो 12 मार्क में एक गाइडलाइन होती है, 12 का 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ठीक है? वेव नेचर ऑफ मैटर, इससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली है, बहुत छोटा टॉपिक। इसमें यहाँ पे मिस्टर डी ब्रॉय, this guy was doing some other experiments in his lab and he was closely watching Mr. Einstein doing all this hoo-ha about photoelectric effect. Okay, so what his claim was, if
if light can become, if light can behave as a particle which is photon, जो कि टिपिकली क्या है, एक वेव है. तो इन अ वे यू आर सेइंग अ वेव कैन बिहेव अ पार्टिकल. तो इसने बोला कि भाई नेचर हैज सिमेट्री. क्या बोला? नेचर हैज सिमेट्री. नेचर हैज सिमेट्री. तो ऐसा जरूर होना चाहिए पार्टिकल, जिसको हम जनरली बोलते हैं मैटर, should also behave as a wave. ये इसने पहले इसने स्टेटमेंट दिया है. जब इसने ये स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट देने के बाद लोगों ने इस पे उंगली उठा दी कि यार कैसी बात कर रहे हो तुम. अगर पार्टिकल जो है वेव है, तुम जो बोल रहे हो कि पार्टिकल मतलब वेव, मतलब मैं चल रहा हूं और मेरे आसपास कोई वेव तो दिखती नहीं है. एनी मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वेयर इज द वेव एंड व्हाट इज द वेव लेंथ. अगर ऐसा है तो वेव है तो वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कुछ होनी चाहिए ना. यार बात तो सही कह रहे हैं लोग. इफ आई एम क्लेमिंग दिस कि नेचर हैज सिमेट्री, so particle also should behave like a wave, I have to give a formula for the wavelength of a particle. क्योंकि बिना wavelength के wave तो हो नहीं सकती. So after doing many years research, he came back with a solid answer. उसने बोला रुको, जो मैं बोल रहा था इतने सालों पहले उसका आंसर मैं लेके आया हूँ. मैटर की भी वेव होती है और उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला उसने दिया. It's totally experimental formula, guys. Okay, so there is no proof for this, even in higher physics. Let's say you have a particle of mass m, which is moving with a velocity v. Particle of mass m which is moving with a velocity small v. So the wavelength associated with this particle is h upon p. Lambda is equal to Planck's constant upon the momentum of the particle, which is nothing but h upon m into v. तो ये कोई भी मैटर पार्टिकल रहेगा, it has to have a mass. Any matter particle has to have a mass, right? तो उसका मास है और अगर वो मूव कर रहा है, that is the only condition. If it is moving, it should have a valid wavelength which is given by this. तो उसको बोला गया कि यार ये वेव है तो पार्टिकल हमको वेव की तरह दिखता क्यों नहीं है. एक चलता हुआ पार्टिकल हमको स्ट्रेट लाइन में वेव नहीं दिखता, वो तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. मतलब तुम्हारी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है. उसने बोला यार प्रॉब्लम ये है ना, मिस्टर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 10⁻⁻34. एक यूजुअल पार्टिकल ले लेते हैं हम लोग को, जो दिखाई देता है वो लेट्स ले लेते हैं 1 kg का. ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम कि इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड. 100 मीटर पर सेकंड इज अ डिसेंटली हाई वेलोसिटी. यार एक सेकंड में 100 मीटर इज क्वाइट हाई. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसकी वेवलेंथ क्या आएगी? इसकी वेवलेंथ आएगी 6.634 10⁻⁻34 विच इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. ओके, अपॉन मास 1 kg, स्पीड 100. तो यार ये वेवलेंथ आ रही है 6.63 10⁻⁻32. Now he said this wavelength 10⁻⁻32 is beyond human or any other instrument available at that time. It is not in the range of perceivable limits. Look at this wavelength, -32 meters, very very small. इसका मतलब यह है कि heavier particle
heavier particle do not have the capability, but they don't tend to show a decent wave nature because their wavelength is very very less. Wavelength is far less than perceivable limits. हाँ, अगर आप particles like इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, अल्फा पार्टिकल जिनका मास बहुत कम है, क्योंकि मास अगर कम होगा, देखो इधर यहाँ 1 kg की जगह इलेक्ट्रॉन का मास डाल दें तो 9.1 10 to the minus 31, so it will come into the well within perceivable range if the particle is very light. So he claimed कि you take a particle whose velocity is very high or whose mass is very low, मतलब very light particle, that particle will show you a decent wave nature which you can understand and relate to. Okay? तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला गलत है. अब इस फॉर्मूले के हिसाब से उसने एक और डेलिब्रेशन दिया कि अगर आप फोटोन की बात कर रहे हो जिसको आप एक पार्टिकल मानते हो, मैं उस फोटोन को एज ए पार्टिकल लेके भी उसकी भी वेवलेंथ निकाल सकता हूं. जब लोगों ने बोला कि अच्छा तुम ऐसा बोल रहे हो कि एवरी पार्टिकल इज ऑल्सो वेव, तो आइंस्टाइन मिस्टर ने क्या बोला, फोटोन इज ए पार्टिकल. तो फोटोन की फिर दो वेवलेंथ होनी चाहिए, एक तो वो वेवलेंथ जिससे वो बना है, मतलब वो रेडिएशन वाला वेव, और दूसरा तुम्हारे हिसाब से आनी चाहिए जो तुम निकाल रहे हो. तो इसका मतलब फोटोन की दो वेवलेंथ हो जाएंगी. तो उसने बोला ऐसा नहीं होगा. ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि फोटोन की एज ए पार्टिकल अगर हम वेव निकालेंगे, फोटोन एज अ पार्टिकल, ठीक है. देखो फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला ये आइंस्टाइन ने दिया था कि फोटोन का मोमेंटम जो है वो इसकी एनर्जी अपॉन सी, मतलब सी इज द लाइट ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, ये फॉर्मूला मिस्टर रिस्पेक्टेबल आइंस्टाइन का दिया हुआ था कि फोटोन का मोमेंटम ये है. ये शायद बताना आपको भूल गया उस दिन में, है ना. एनर्जी मैंने बताई थी hc बाय लैम्डा, इसका मोमेंटम भी. तो उसने बोला कि आपने मुझे इसका मोमेंटम बताया फोटोन का, तो ठीक है. तो वो आइंस्टाइन के पास गया, उसका मास बता दो. तो आइंस्टाइन ने बोला देखो ऐसा है, फोटोन का मास वास कुछ नहीं देंगे, फोटोन का कोई मास वास नहीं मेरे पास, चाहिए तो ये मोमेंटम ले लो. क्योंकि आइंस्टाइन के हिसाब से फोटोन का एग्जिस्टेंस ही मूवमेंट के टाइम पे है और उसका कोई मास नहीं है. तो उसने कहा ठीक है इससे काम चलाते हैं, आपने मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला दे दिया, इससे काम चलाते हैं. अगर मैं इसको पार्टिकल लूं, इसका मोमेंटम ये है, तो मेरे हिसाब से इसकी वेवलेंथ क्या आनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से इसकी वेवलेंथ आनी चाहिए थी h अपॉन p, मैटर वेव ऑफ फोटोन. ठीक, अब यहां से p की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा देखो, e बाई सी. यहां से h p को लिखो e बाई सी, तो ये क्या हुआ, c ऊपर गया, एच सी बाय ई आया, और एनर्जी ऑफ फोटोन थी एच सी बाय लैम्डा. तो ये बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा मैटर. ठीक है, ये वाली है लैम्डा मैटर वाली. क्यों, क्योंकि ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है एच अपॉन पी. ठीक है, अब यहां पे एच सी बाय ई हुआ, तो इसको मैंने लिखा एच सी अपॉन ई इज एच सी बाय लैम्डा रेडिएशन, एच सी अपॉन लैम्डा रेडिएशन. ये समझ पा रहे हो कि ये लैम्डा मैटर और लैम्डा रेडिएशन क्या अलग अलग चीजें. एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि प्रूव दैट फोटोन एज ए पार्टिकल हैज सेम वेवलेंथ. देखो यहां पे ये वेवलेंथ है जो डी ब्रॉय बता रहा है. डी ब्रॉय क्या बता रहा है कि भाई एच अपॉन पी आपकी वेवलेंथ है. पी किसने बताया, आइंस्टाइन ने, कि मोमेंटम इसका होता है ई बाई सी, तो ई बाई सी लिख दिया. तो ये सी ऊपर चला गया, एच सी बाई ई आ गया. ई का क्या फॉर्मूला बताया था आइंस्टाइन ने, एच सी बाई लैम्डा. बट लैम्डा कौन सा, जिस रेडिएशन से वो बना है. तो ये हो गया, यहां से एच सी और एच सी कैंसिल हुआ, लैम्डा रेडिएशन गया ऊपर, उधर क्या था लैम्डा मैटर. तो यहां से कहानी बड़ी प्यार से आ गई, लैम्डा मैटर इज इक्वल टू लैम्डा रेडिएशन. तब आइंस्टाइन चुप हो गया.
बंदा बात बहुत पते की कर रहा है कि मतलब फोटोन एज अ पार्टिकल आप लोगे, फोटोन एज अ पार्टिकल भी लोगे तो भी उसकी वेवलेंथ जो मेरे फॉर्मूले से आएगी सर वो आपके रेडिएशन की वेवलेंथ ही है, तो देयर इज नो क्लैश। सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, प्रूव दैट फोटोन एज अ पार्टिकल हैज द सेम वेवलेंथ as the wavelength of the radiation it is made up of। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से लिख के आएगा, आप इसको लिख लो क्योंकि समझ में नहीं आता आधे बच्चों को करना क्या है। प्रूव दैट मैटर वेव associated with photon as a particle मैटर वेव लेंथ, सॉरी मैटर वेव, यहां पे यार लेंथ ऐड कर लो, is same as wavelength of the radiation photon is made from। जब मैं स्टूडेंट था तो आज मुझे ये स्टेटमेंट कभी समझ में आया ही नहीं था कि ये बात क्या हो रही है। That's a fact, guys। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आया था, किसी बुक में मुझे कभी इसका आंसर नहीं मिला अनलेस अंटिल आई डिड कि भाई अंदर जाते हैं बोलने की कोशिश क्या कर रही है, क्या कोशिश हो रही है एनसीईआरटी में या एचसी वर्मा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये कहानी है, कहानी ये है कि दोनों वेव्स को लिंक करना है, फोटोन को एज ए पार्टिकल लेना है और उसकी मैटर वेव लिखनी है जिसका फॉर्मूला है h/p एंड ये उसकी जो वेवलेंथ आई लैम्डा मैटर इज कमिंग सेम एज लैम्डा रेडिएशन। दिस वाज द एजेंडा। आ रही बात समझ में? ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। सो जो डिप्लॉय ने फॉर्मूला दिया था h/p टू बी प्रिसाइज, mv एक पार्टिकल के इसका मास है तो सर तो लाइक अगर हम लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं एंड वी हैव स्पीड ऑफ लाइट तो फोटोन का मास निकाल सकते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल बिल्कुल सही, अच्छी बात करी इसने दिमाग, बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। बट आइंस्टाइन का जो पोस्टुलेट था उसमें उसने सपोर्ट नहीं किया उस आइडिया को। उसने बोला कि भाई फोटोन का आप मास रेस्ट, जिसको बोलते हैं रेस्ट मास, इज अनडिफाइंड, क्योंकि फोटोन एक पार्टिकल है जिसका जन्म तभी होता है जब रेडिएशन मूव करता है और वरना वो है ही नहीं। वो यहाँ फोटोन वहां से गिरा, यहाँ फोटोन गायब हो गया है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी फ्लोर या हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक रखा हुआ फोटोन है ही नहीं। आप उसका मास निकाल सकते हो, निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तुमने बोला बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने को न्यूमेरिकली हम बहुत कुछ मैथ से कर सकते हैं बट फिजिक्स में वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा आइंस्टाइन ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा टू बी ऑनेस्ट। ओके, बट क्वेश्चन बराबर है, एकदम वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपको मोमेंटम पता है एक पार्टिकल का, वेलोसिटी पता है, तो p इज इक्वल टू mv, m निकाल लो, निकल आएगा, बट दैट m इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फोटोन। ठीक, अब यार इस फॉर्मूले के E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज अनदर थिंग स्टोरी, ठीक है, वो स्टोरी यहाँ पे कनेक्ट मत करो प्लीज। अब इस फॉर्मूले के मैटर वेव के कौन से, ये वाले बहुत सारे फॉर्म्स हैं और एग्जाम में आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होता है। तो बस यही एक चैलेंज है जो हमें लिस्ट डाउन करने 1 2 3 4 कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे बेस करके आया है, काइनेटिक एनर्जी पे आया है, मोमेंटम पे आया है, स्पीड पे आया है, राइट, या किसी और चीज पे आया है। तो मैं आपको 1 2 3 4 बताने वाला हूँ फॉर्म्स, आपको जहां पे न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, जैसा सिनेरियो होगा वैसा फॉर्मूला आप उसमें फिट कर दोगे, ठीक है। गेम फॉर्मूले का है बट कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है वो, क्योंकि मैटर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे
इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसकी वेव से वेव निकालना, वेवलेंथ हमारे लिए एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। सो मैटर वेव ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला आप सिर्फ तभी लगाएंगे जब इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल, माइंड इट, नॉट प्रोटॉन और व्हाट्सएवर फॉर दैट मैटर ड्यूट्रॉन, अल्फा, कहीं पे भी ये फॉर्मूला प्लीज मत घुसा देना, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे मालूम है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। मैटर वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम भी बोलते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन E, it is accelerated by a potential difference capital V. Potential difference capital V. Obviously इलेक्ट्रॉन का मूव करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि H/mv में V चाहिए अपने को। तो इसने बोला कि ठीक है भाई, पहले इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं। कैसे मूव कराएंगे? इलेक्ट्रॉन को लेके हमने चार्ज पार्टिकल है, इसको एक्सीलरेट करा दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। तो आपको मालूम है यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक्सीलरेट कराएंगे एज ए पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला इधर गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेसिकली हाफ mv², राइट, अगर इसकी v वेलोसिटी है आप, ठीक है ना। तो अब जरा इसको हम काइनेटिक एनर्जी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2k इज इक्वल टू mv²। इसका मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2km इज इक्वल टू m² v², 2km इज इक्वल टू m² v² बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2km कैन बी रिटन एज p का स्क्वायर, वेयर p इज इक्वल टू mv। राइट, इसका मतलब ये हो गया, p आ गया √2km, √2km। सॉरी, k इज कैपिटल गाइस, थोड़ा सा देखने में स्मॉल लग रहा था वो। p इज स्क्वायर रूट ऑफ 2k, राइट। कोई डाउट किसी को इसमें? अब k को, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ये लिख दूं तो E इंटू कैपिटल V, इसलिए यार क्योंकि द वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस चार्ज दैट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना हुआ? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू V, Q की जगह लगाया E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इंटू V इक्वल टू K। तो वहां K जो दिख रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन, आई कैन राइट इट एज P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 m को m रखते हैं EV, इसको भी जरा स्क्वायर कर लो फॉर्मूले को। दिस इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन which has been accelerated through a potential difference V, करेक्ट। तो अब कहानी खत्म, P की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल इज h/p, which is nothing but h/square root of 2mEV. V is not the velocity, V is capital V, which is the potential difference through which the electron is accelerated. h/√2mEV. बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। k इज इक्वल टू हाफ mv² स्टार्ट किया, 2k इज इक्वल टू दिस,
एक m से मल्टीप्लाई किया, 2km इज इक्वल टू दिस इज p स्क्वायर, सो p इज दिस। सो अब k की जगह में लिख दिया e इंटू वी, इट इज अ वर्क डन, और उसके बाद h अपॉन p फॉर्मूला, p की जगह ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज ध्यान देनी है अपने को कि इट्स अ फॉर्मूला फुल ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इट्स अ फॉर्मूला विच इज फुल ऑफ कॉन्स्टेंट्स। h is a constant, 2 तो constant ही है, mass of electron is a constant, charge of electron is a constant. Only thing which will change is potential difference through which you have accelerated the electron. So we can solve this already and just plug in the value in the formula. तो इसका short form हमको ज़्यादा important है, वो हमें याद रखना है, which is lambda electron is equal to 1.227 upon square root of potential difference. This answer will be in nanometers. 1.227 upon square root of capital V. V is the potential difference. V has to be kept in obviously volts. ठीक है ना? V has to be kept in volt. Answer आपका नैनोमीटर में आएगा। ठीक है? Typically आपको ये दे देंगे, electron has been accelerated through 100 volts. ठीक है, या बोल दिया आपका हाँ, लेट्स से बोलते हैं इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू 100 volts, तो उसकी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा ई वुड बी 7 स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब 10, तो ये हो जाएगा 0.1227 नैनोमीटर, विच इज रीजनेबल लिमिट, परसीवेबल लिमिट। नैनोमीटर से अपने रेंज में रहता है। ओके, अंडरस्टूड द फॉर्मूला। लेकिन गलती क्या होती है, एग्जाम में दिया जाएगा a proton या फिर a ड्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल हैज बीन एक्सेलरेटेड थ्रू दिस, आपने चिपका दिया ये फॉर्मूला, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट डू वी डू फॉर द अदर पार्टिकल्स, दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है गाइस, फॉर अदर पार्टिकल्स आपको क्या करना है, सबसे नेटिव फॉर्मूला है आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। दिस फॉर्मूला यू विल यूज व्हेन दे गिव यू मास एंड वेलोसिटी। अगर पार्टिकल का मास दिया है और स्पीड दी हुई है, गो नोवेयर एल्स, use the most native form or the most organic form of this formula, lambda upon HL. ठीक है, if they give you kinetic energy, if they give you kinetic energy of the particle, then you use this formula, lambda is equal to h upon square root of 2m into capital K, जो रास्ते में हमको मिला था कहीं, राइट। वी डिड दैट फॉर्मूला समवेयर इन बिटवीन, यहाँ पे देखो ये रूट 2 km। सो व्हेन यू पुट दिस h अपॉन p, ये वाला फॉर्मूला रूट 2 km, h अपॉन रूट 2 km, राइट। देयर इज नो मैनिपुलेशन हियर, इट इज अ स्ट्रेट। Instead of momentum, you have plugged in kinetic energy. Mass will be needed, of course. Especially अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, they have same kinetic energy. ऐसा क्वेश्चन अगर दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, they have the same kinetic energy, compare their de Broglie wavelengths, right? तो आप फिर इस फॉर्मूले, तब इलेक्ट्रॉन का वो फॉर्मूला भूल जाओ, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है, तो यू नो लैम्डा, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। इफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम देन लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो सीधा सीधा बोल सकते हो, कंपेयर करना है तो सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है इसमें?
इलेक्ट्रॉन, सो लैम्डा ई विल बी ग्रेटेस्ट, उसके बाद आएगा लैम्डा प्रोटॉन, और उसके बाद आएगा सबसे ज़्यादा भारी है अल्फा पार्टिकल, तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम। इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं इफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम। So you'll have to choose the formula as per the need. अगर एक गैस मॉलिक्यूल दे दिया उन्होंने, if they give you a gas molecule which is moving with certain kinetic energy, तो उसके लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। ये नोट कर लिया है प्लीज आप लोगों ने, ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं गाइस। अगर आप बुक से पढ़ोगे ये तो इतने कंफ्यूजिंग है कि यू विल बी गोइंग राउंड इन सर्कल्स, और समझ में नहीं आएगा कि लिखना क्या है छोड़ना क्या है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूलाज जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो या काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, ये फॉर्मूला नेटिव है एकदम, वेलोसिटी और मास की बात हो रही हो, जब स्पीड की बात हो रही हो। अब जाते हैं गैस मॉलिक्यूल के लिए, देयर इज अ थर्ड वेरिएशन फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। पुट द हेडिंग फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, for gas। तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद है 3/2 kB इंटू टी। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स। तो अभी हमारा नेटिव फॉर्मूला जो आया किसी भी पार्टिकल के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ this. So kinetic energy for a gas molecule will plug in here, so this will be h upon square root of 2m into k. K is 3/2 kb, kb is the Boltzmann constant into the absolute temperature of the gas। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर गैस मॉलिक्यूल वेवलेंथ आ जाएगी h अपॉन स्क्वायर रूट 3m kBT, 3m kB into T। ये फॉर्मूला 11th का है भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस पे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल इस पे कुछ क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी जिस तरफ आगे बढ़ रही है वो बाल की खाल निकालने के पे उतारू है। तो जो पोर्शंस कभी नहीं पूछे गए हैं और बुक में मेंशन्ड है, उनके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में पूछे जाने के। तो किसी ना किसी सेट में गैस मॉलिक्यूल के ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि काफी दिन से अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैटर वेव के। ठीक है, जस्ट माई गेस, सीइंग द ट्रेंड। बस इतना ही फॉर्मूलाज है गाइस, और कुछ नहीं है। मैटर वेव की थ्योरी और कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूलाज एंड जो स्टार्टिंग का डेरिवेशन था। एक क्वेश्चन में जो लिखवाया आपको, फोटोन का जो वेवलेंथ इज सेम एज द मैटर वेव का वेवलेंथ, राइट। तो वो एक चीज हो गई, वो बाकी ये फॉर्मूलाज। अब इस पे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, तो अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं अपन। आप लोग सीधा आ जाइए पेज नंबर 359 पे। पेज 359 पे एक दिन तो ऐसा आएगा कि आप लोग सब लोग बुक लेके आओगे, हैं? एग्जाम में आप लोग पेन लेना तो नहीं भूलते हो? पेन, इज देयर एनीवन हु फॉरगेट्स टू टेक पेन? होगा कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगता है, ओके। देखो ये क्वेश्चन नंबर 69, पेज नंबर 359 पे क्वेश्चन नंबर 69। देखो यार, मूवी दिखा रहा हूं, देखो 69। लैम्डा ई, लैम्डा पी,
lambda E, lambda P and lambda D be the wavelengths associated with electron, proton and a deuteron. Deuteron क्या होता है पता है ना? It's a deuterium nucleus, right? So basically 1H1, 1H2, so 1H2 हुआ, तो 1 neutron and 1 proton, ये nucleus. This is called deuteron. तो इसका चार्ज तो सेम है, चार्ज मतलब चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और इसका मास क्या होगा 2 times मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, 2 times मास ऑफ, क्योंकि हम ये मान कर लें न्यूट्रॉन का मास नियरली प्रोटॉन के इक्वल है। बी होगा आंसर है, वो आंसर भी आ गया, मैंने बताया क्या अभी भी? अच्छा सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखो गाइस, 70 उसी के बाद वाला। सबको करना, मजे नहीं करने यहाँ पे, क्वेश्चन करने हैं, मजे घर जाके करना। देखो अल्फा पार्टिकल का मास 4 times मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये याद रखो आप। अब हो जाएगा क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल का मास 4 times मास ऑफ प्रोटॉन है, अप्रोक्सी है लेकिन अब चलता है सब जगह, ठीक है। बी आ रहा है आपको फॉर्मूला, मतलब मुझे आंसर याद नहीं है, तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा H अपॉन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो विल यूज H अपॉन √2 mk। सो लैम्डा प्रोटॉन वुड बी H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू k, और लैम्डा अल्फा क्या होगा भाई? H अपॉन यस 2 इंटू 4 mp इंटू k। आप रेशियो निकालोगे तो ये बाय 2 हो जाएगा, यस करेक्ट, आंसर वुड बी बी, है ना। रेशियो किसका पूछा था? प्रोटॉन टू दैट, हाँ आंसर बी। इनका रेशियो निकालोगे, देखो जो बच्चे मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, तो रेशियो निकाल लो यार। H और H कैंसिल होगा, ये होगा ये 2 MPK कैंसिल होगा, रेशियो निकालोगे जब, तो नीचे क्या बचेगा 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा P अपॉन लैम्डा F। ये अपने आप करने वाली चीज है, बस फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज ऑफ मास विल मेक द डिफरेंस, ठीक। 71 में कौन सा आंसर होना चाहिए? जितना आपने पढ़ा है अभी फॉर्मूलेज, उसमें 71 के हिसाब से 71 में क्या आंसर होना चाहिए? डी फॉर दिल्ली, है ना, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा क्या है? H अपॉन P, सो इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन दिख रहा है अपने को ग्राफ डी में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और सब सिमिलर क्वेश्चन है। 74, अच्छा 73 कर लोगे आप? अभी मैं बाई चांस मैंने करा दिया था अभी, आई डिडंट नो दिस वाज एक्चुअल क्वेश्चन। 73 एवरीवन ओके? 1.227 अपॉन दिस, ठीक है ना। अब आते हैं अपन 75 पे, स्पीड का क्वेश्चन है। 75, आज ये चैप्टर यही इजी हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, मतलब कुछ बचा नहीं इसमें। पेज 360 क्वेश्चन। भाई इधर चलो चुपचाप बैठे रहते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है इधर। इशारा है इस जोन में,
ऐसा तो नहीं कि हमारी वेवलेंथ कहीं चल रही है, आप लोग की वेवलेंथ कुछ और चल रही है। डिब्रॉय की आत्मा आगे भटक रही होगी, इधर क्या चल रहा है ये। स्पीड सेम बोल रहा है ना, तो आप ये नेटिव फॉर्मूला यूज करो। ये मैंने बताया था आपको, हाँ ये सेम है स्पीड, तो ये वाला यूज करो, h/mv। अभी स्पीड सेम दी है तो काइनेटिक एनर्जी मत जाओ, वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना। h/mv करके बताओ मुझे ये लोग, आप लोग। आप प्रोटॉन का मास mp ले लीजिए। अल्फा पार्टिकल क्या है, दूसरा अल्फा है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कुछ तो रेशियो देना चाहिए था इनको, इसमें मास डालना पड़ेगा यार। एक मिनट, इन्होंने ये एक्चुअली एग्जाम में ना आपको ये मासेस मिलेंगे फर्स्ट पेज में एज अ कांस्टेंट। मास ऑफ प्रोटॉन बाय द वे इज नॉट सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फार लेसर। आई थिंक 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स कुछ रहता है। जस्ट 1 सेकेंड। 75 अच्छा, Me/mp is 1/1836 ये रहता है कुछ। ये एग्जाम में यू विल, अगर इसकी जरूरत है तो दे विल गिव यू इन दिस, ठीक है। सो प्रोटॉन इज दिस मच टाइम्स हैवियर। अब हो जाएगा क्वेश्चन, वो वही आंसर है, ठीक है। ओके, यू गाइस आर वेरी फास्ट। ओके, हाउ फास्ट 82। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाय गॉड। 82 पेज 360 क्वेश्चन 82। टेक योर टाइम। 82 फॉर्मूला लिखो, जो लिखवाएं उस पर थोड़ा देखो, फाइट मारो। ऐसे तो फिजिक्स पूरी खत्म होने वाली है अब। आप तो कल थे ही नहीं, क्या हो गया? एक्चुअली क्या था, मेरा हमारे बेटी का फुटबॉल मैच था, उसके बाद में मेरा आपको पता है कैसा रहता है ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैच का टाइम मेरा 10:30 बजे का, मैच हुआ हमारा 1:30। सुशील सर नहीं उनकी टीम चल रही है। अच्छा। सो गाइस, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है लैम्डा में। राइट, देखो ध्यान रखो, हमको ग्राफ प्लॉट किया गया है रूट के और लैम्डा में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, h/√2m एक करके, और ये 1/√k, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। सो ये क्वांटिटी मान लो, इसको बोलते हैं y, दिस इज ए कांस्टेंट, सम कांस्टेंट्स को बोल देते हैं लेट्स से a, ठीक है, और ये है x, क्योंकि इसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं ना, ग्राफ ऑफ लैम्डा वर्सेस 1/√k, 1/√k। तो गाइस ये कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन हुई, y = mx, तो इसका स्लोप क्या बताएगा? इसका स्लोप बताएगा h/√2m, क्योंकि ये जो सामने नंबर लिखा हुआ यही तो स्लोप होता है। अरे यार, y = स्ट्रेट लाइन mx,
तो ये जो सामने नंबर लिखा है स्लोप है, वही पूछा गया व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट। स्लोप रिप्रेजेंट्स h अपॉन √2 m1 या m2 व्हाटएवर जिसका स्लोप देख रहे हो, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया ए पार्ट। विच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज हैवियर? m1 इज हैवियर, यस, बिकॉज उसका वेवलेंथ, उसका स्लोप कम है, ठीक है, इसका स्लोप कम है, वो उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, यस, heavier. Is this graph also valid for photon? Justify your answer. Because why? This graph is not, yes, because there is no mass of photon. Yes, perfect. यार 3 marks, 3 marks में तो जान निकाल लेते हैं फिजिक्स के पेपर में, वो तो पता नहीं कैसे दया आ गई। This is और तो कोई मुझे ऐसा अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसमें। I guess that's it. ओके, बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, लेकिन हम पहले कुछ और सिलेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। किसके? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से आप लोग आते हैं। चलो एक एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, सारे अच्छे क्वेश्चन। अभी टाइम है अपने पास ना, काफी टाइम है गाइस। पेज नंबर 355, इसमें हम करते हैं क्वेश्चन 18। ये तो फटाक से होना चाहिए, अभी याद होगा कल का पार्ट जो हमने किया था। Sir, 1 and 3 and 2 and 4. 1 and 3 and 2 and 4, यस। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब वर्क फंक्शन सेम है, और वर्क फंक्शन सेम है इसका मतलब सेम मटेरियल्स है। सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में जो पेयर्स हैं सेम मटेरियल्स के, वो 1 and 3, ये एक पेयर है, और दूसरा 2 and 4। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि इन पेयर्स में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मतलब उनके वर्क फंक्शन सेम है। अच्छा 1 and 2 का सेम है। एक मिनट सॉरी सर, माय यस 1 and 2, हाँ एक मिनट क्वेश्चन मुझे पढ़ लेने दो। द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस, ठीक है, फॉर 2 फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। अच्छा 2 अलग अलग मटेरियल हैं, सेम इंटेंसिटीज। अच्छा फॉर 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंस, 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज, हाँ 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं, क्योंकि हम लोग सैचुरेशन करंट 2 अलग अलग आ रहे हैं। देखो ग्राफ गाइस ऐसे, इसको ऐसे समझना है। एक ग्राफ ऐसा है, फिर एक नीचे गया है, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पे क्या अलग है? सैचुरेशन करंट अलग है, इसकी सैचुरेशन करंट ज्यादा है, इसकी कम है। इसका मतलब ये ज्यादा इंटेंसिटी वाला है, कम इंटेंसिटी वाला, ठीक है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये वाले जो 2 ग्राफ हैं 1 and, सही तो था 1 and 3, आंसर सही था यार मेरा, 1 and 3, बिकॉज दीज वर 1 and 3। किसको कंफ्यूजन हुआ था भाई? अभी क्लियर है?
जब 3 तो यहाँ पे ओ हो, अच्छा ये कंफ्यूजन है। ओके 1 2 करस्पॉन्डिंग टू व्हाट है। ओके गाइज ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि 1 ये वाला है डेफिनेटली, तो ये सही है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये भी 2 हुआ ना। यस ओके और यहां से 2 और ग्राफ निकले हुए हैं हमारे पास, एक गया है इधर और दूसरा गया है इधर। सो एक इसमें से ये वाला है 3 एंड ये और नीचे वाला है 4। सो वो आंसर ये नहीं, आंसर वही 1 and 2 आंसर वही दिया हुआ है। पूछा क्या है? करस्पॉन्ड टू डिफरेंट मटेरियल्स। अच्छा अच्छा मुझे लगा सेम मटेरियल है तो पूछना है। वी हैव टू फाइंड द पेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल जिनके स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो, तो वो वाले पेयर जिनके वर्क फंक्शन अलग अलग हो वो निकालना। ठीक, और क्या पूछा है? जस्टिफाई, आप जस्टिफाई कर देना इसको। क्वेश्चन नंबर 22 पेज 355 पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 My brain stops working near the weekend. Okay, जल्दी खत्म करो क्लास यार। पहले वो निकालो इसका एनर्जी 6 ये हा 12400 अपॉन लैम्डा 2000 6.2 ये एनर्जी है फोटोन की। वर्क फंक्शन कितना है? 4.2। हाँ 2 सही बात है। उसमें नो चेंज। क्यों नो चेंज? यस आंसर 2, क्योंकि के मैक्स का फॉर्मूला होता है के मैक्स इज ई माइनस फाई नॉट। ये एनर्जी फोटोन लेके आया, इतनी चली गई वर्क फंक्शन में, तो बची 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाय नाश्ते के लिए। ओके और सेकंड पार्ट में नो चेंज, बिल्कुल सही बोला अंशिका ने, क्योंकि इंटेंसिटी पे कोई मतलब नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी चेंज होगा जब आप इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तब। क्वेश्चन 7 8 आप ऐसे उड़ा दोगे। देखो 7 8 कल किया था क्या? चलो उड़ चुके। और क्या, और कुछ ढंग का क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। Which of these will not give photoelectron emission for a radiation of 3300 एंगस्ट्रॉम? सोडियम का वर्क फंक्शन दिया है और एमओ क्या होता है यार? मोलिब्डेनम। कहाँ यूज, किसी रिएक्शन में यूज होता है ना, अमोनिया के रिएक्शन में कहीं तो यूज होता है ना ये, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। मुझे याद है, मुझे ये रिएक्शन अभी भी सपने में आती है कभी। सोडियम। अच्छा आंसर इज सोडियम। इसका वर्क फंक्शन देखो क्या दिया है भाई, फाई नॉट 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है?
मैं किसी से पूछूं राशि, इसका अगर सोडियम का वर्क फंक्शन इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका क्या मतलब है? आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जेल नहीं भेजूंगा। थोड़ा जोर से। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरा टेस्ट हो रहा है ये। स्वस्तिका, सोडियम का वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका क्या मतलब है? नहीं, कुछ मतलब नहीं। क्या? उतने टाइम से, टाइम नहीं, एनर्जी है ये। इससे पूछो काव्या, उधर देखने से बचोगे नहीं, पहली बात तो है ना। हाँ यस, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल सरफेस, ठीक है। तो ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। नाउ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ, सॉरी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन? वेवलेंथ कितनी है अपने पास? लैम्डा कितना है राशि? 3300 एंगस्ट्रॉम। तो इसके लिए जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? 12400 अपॉन द वेवलेंथ, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना आ रहा है गाइस? 3 पॉइंट समथिंग। ओके, सो समथिंग लिख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसको चाहिए 2.75, यहां दे रहा है ये 3 पॉइंट समथिंग, तो ये होगा। और मॉलिब्डेनम का नहीं होगा बिकॉज इसको 4.175 चाहिए, ठीक है। मॉलिब्डेनम का 4.175 है, विच इज मोर देन द एनर्जी possessed बाय द फोटोन। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आने हमको। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2? Which of the following metals does not exhibit emission of electrons from its surface when irradiated by visible light? ये यार थ्योरी है, ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है। इसका आंसर मेरे ख्याल से जहां तक है सोडियम है, क्योंकि आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी पूरी, राइट। उसकी हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है। आपको एनसीईआरटी है तो दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा होगा ये। कैडमियम, हाँ तो हो सकता है आंसर अलग हो सकता है। इसमें वैल्यूज जनरली इन्होंने नहीं दिया, अजीब बात है क्योंकि ये वैल्यूज देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं आते, बट फिर भी तुम एनसीईआरटी कर ला तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखे हुए नहीं है। अच्छा एक चीज गाइस आप थोड़ा ध्यान देना, इसने भी क्वेश्चन एक पूछा तो आपको एक पार्ट एनसीईआरटी का मैं दिखा दूं जो हमको रीड आउट करना है। रीड आउट मतलब उसमें कुछ हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था एक स्टार्टिंग में, जिसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स लिखे हुए हैं। यार वो अंडरलाइन कर लेना, बेकार में इस तरह क्वेश्चन के मार्क्स गंवाना मतलब थोड़ा दर्दनाक हो जाता है। ये मेरे ख्याल से इसका एक्सपेरिमेंट है। इसका हेडिंग है हाँ, हॉलबॉक्स एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहां पे आपको हाँ ये जो है इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल ऑन द एमिटर प्लेट सी इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ठीक है। ठीक है। सो एक बार ये भी आया था कि विच रेडिएशन दे यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, तो याद होना चाहिए अल्ट्रावायलेट। और जो क्वेश्चन तुम पूछ रही हो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, उसका आंसर कहीं नीचे होना चाहिए इसी में। हाँ लास्ट पैरा में है, हाँ ये देखो, इट वॉज फाउंड दैट सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम responded only to ultraviolet light having short wavelengths to cause electron emission from the surface. However, some alkali metals such as lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium were sensitive even to visible light. अच्छा तो visible light में इनके होंगे किसके? पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम के, कैडमियम और मैग्नीशियम के नहीं होंगे। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, तो इसमें कैडमियम।
तो ये थोड़ा सा थ्योरी का जलवा है ना, उसको पढ़ लेना प्लीज यार। ये एक्सपेरिमेंट कुछ इसमें क्वेश्चंस पहले तो कभी नहीं आते थे, अब आने लगे। प्योर थ्योरी है ये हेडिंग है इसकी, याद रखोगे? हॉलबॉक्स एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ठीक, इसको पढ़ के जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको अंडरलाइन कर लेना। एक ही 2 बार ऐसे क्वेश्चंस आए, बट यू नेवर नो, दोबारा आ सकते हैं। ओके, अभी ठीक है? ओके, तो और अच्छा तूने याद दिला दिया, मुझे वैसे बताना था ये पार्ट, भूल गया था मैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो 34 पेज नंबर 357। अगर आपको बताया जाए कि इसमें एक ही ऑप्शन सही है तो आप क्या चूज करोगे? ये पहले जज करना कि इन चारों कलर्स में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। तो इसका मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्योंकि देखो, अगर ब्लू इज द आंसर तो फिर रेड क्यों नहीं होगा? तो द आंसर हैज टू बी रेड बिकॉज इट हैज टू बी आंसर ऑन द बाउंड्री। अगर ये मल्टीपल करेक्ट नहीं है तो, अगर मल्टीपल करेक्ट होगा तो कहानी अलग हो जाएगी फिर, है ना? अगर सिंगल करेक्ट है, क्यों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को, जिनको नहीं समझ में आया उधर देख लो। हमारे पास 4 ऑप्शन है, रेड, वायलेट, ब्लू एंड ग्रीन। गाइस, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मींस दिस इज लीस्ट एनर्जी। मानते हो कि नहीं? वेवलेंथ इज मैक्सिमम, दैट मींस एनर्जी इज लीस्ट। एनर्जी लीस्ट, इसका मतलब अगर पूछा जा रहा है कौन सा वो एक कलर है जिससे नहीं होगा, तो एक में तो यही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ब्लू लिया, अगर ब्लू से नहीं हो रहा है तो फिर रेड से भी तो नहीं होगा, तो मल्टी करेक्ट हो जाएगा ना वो। तो फिर इसका मतलब अगर एक आंसर चूज करना है तो द ओनली आंसर कैन बी रेड, क्योंकि इसकी भी ज्यादा है एनर्जी, इसकी भी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है। वायलेट की इनफैक्ट सबसे। अब इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? सॉल्व करने का सही तरीका ये कि आप वेवलेंथ निकालो। 1 2 सॉरी ये इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू कितनी दी हुई है? 2.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया 12400 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहां से आपका लैम्डा निकलेगा 12400 2.21। ठीक, अब ये जो लैम्डा आएगा, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कुछ 7400 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और ये वाली वेवलेंथ क्या आएगी? ये मेरे ख्याल से कुछ 6 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, राइट? 6। तो ये यहां से आप करोगे अगर तो 2 zeros 221। सो इसमें अगर मैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर लूँ इसको, 1 2 6 6 2 20 angstrom. So this is the maximum wavelength which can eject electron from this. और रेड की इससे ज्यादा होगी अप्रोक्सीमेटली, बट ये रेड की वेवलेंथ याद किसको होती है? तो इसलिए आंसर में थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई आंसर एक ही है तो रेड ही हो सकता है। ओके, नहीं तो वेवलेंथ की रेंज अपने को याद होनी चाहिए, रेड की, वायलेट की, सबकी, which is not possible. ये देखो एक और थ्योरी वाला क्वेश्चन मुझे मिला 51A पेज नंबर 358। अभी हम देख रहे थे, वो पैराग्राफ पढ़ रहे थे, वो थ्योरी वाला बड़ा सा पैराग्राफ एक्सपेरिमेंट का। 51A, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए मेटल फ्रॉम विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस व्हेन इरेडिएटेड बाय अ यूवी लाइट एंड विजिबल लाइट। था ना उसमें? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 बार हो गया है क्वेश्चन ये।
ठीक है, इसका बी पार्ट 52 का बी पार्ट कैसे आंसर करोगे? और फोटो सेंसिटिव सरफेस, in which case photoelectrons will have more kinetic energy. ऑब्वियसली येलो लाइट का वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो येलो लाइट। (52) का बी क्या होगा? तो सेकेंड पार्ट, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड। Guys, it will be same. Intensity is same. The number of photons will be same. जब इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ फोटॉन सेम नहीं हुए, नंबर ऑफ फोटॉन सेम हुए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड विल बी सेम। यस और नो? तो फिर आंसर वुड बी नो डिफरेंस, इट विल बी सेम बिकॉज इट इज सेम इंटेंसिटी। देखो, इंटेंसिटी डिसाइड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है। अंडरस्टूड? राइट? इंटेंसिटी डिसाइड्स नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, एंड फ्रीक्वेंसी डिसाइड और वेवलेंथ डिसाइड्स कितनी एनर्जी से इजेक्ट हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? सो आंसर वुड बी सेम। (58) Did we do it yesterday? I don't know. I don't remember. 58 on page number 358. फर्स्ट इज क्यू, ऑब्वियसली दिख रहा है। वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे? वर्क फंक्शन वाई इंटरसेप्ट इसमें कैसे निकालोगे? ये तो कुछ दिया नहीं आगे ग्राफ। यार वर्क फंक्शन क्या होता है? फाई नॉट। फाई नॉट करस्पॉन्ड करता है एफ नॉट को। दिस इज द एनर्जी which is associated with threshold frequency, और threshold frequency एक की 3 into 10 to the power 14 है और दूसरे की 6 into 10 to the power 14। so phi naught is equal to h into f naught। ये भी एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। phi is work function which corresponds to the minimum energy which corresponds to the threshold frequency। so phi naught for P अगर हमें निकालना हो, जैसे ग्रेटर Q को निकालना है, तो Q के लिए ये हो जाएगा H की वैल्यू 6.63 10 to the power minus 34 और F नॉट 6 into 10 to the power 14। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइंड आउट। बट ये आंसर किस में आएगा? जूल्स में आएगा, माइंडेड, क्योंकि आपने ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इसमें ली हुई है। या फिर आप ये कर दो, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो, 4.41 10 to the power minus 15 ले लो और इसको 6 into 10 to the power 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। विच एवर यू वॉन्ट, विच एवर यू वॉन्ट। प्लैंक कांस्टेंट की दो वैल्यू मैंने बताई थी आपको, एक जूल सेकेंड में और दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में। ठीक, तो ऑब्वियसली इट विल बी समवेयर अराउंड, जो भी है कैलकुलेट कर लेना इसको आप लोग यार। तो -1 ही तो होगा, तो -1 है तो ये 4.41 into 6 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया गाइस बता दो? 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो दैट विल बी योर आंसर। फिर लास्ट पार्ट क्या है?
फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल। अब हो जाएगा, आपने फाई नॉट निकाल लिया 2 पॉइंट वॉट एवर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो के ई मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, और ये ई कहां से निकलेगी, एच या एच एफ। आपको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8 इंटू 10⁻14, तो वहां से आपको ई मिल जाएगा, फाई नॉट आपने निकाल लिया है, इससे हो जाएगा के ई मैक्स, ठीक है। सो अब बाय नेक्स्ट क्लास थर्सडे I want you guys to attempt all these PYQs. अभी ऐसा नहीं है कि अभी जो मजे मजे में किए ना मैं क्वेश्चन, आधे कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ पड़ोसी बता रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, हो रहा है सब, वैसे नहीं चलेगा। I want you guys to do it properly at home without looking at the solutions. Then इसको मैं डन मानूंगा, ठीक है। छोटा चैप्टर है, इसको अपने बैकलॉग में प्लीज मत ऐड करना कि एक वन फाइन डे आई विल स्टडी दिस। लेट्स क्लियर दिस आउट, दिस इज फेयरली स्मॉल स्कोप चैप्टर, ठीक है गाइस। चलो, सो नेक्स्ट वीक वी आर स्टार्टिंग, नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है, वी आर स्टार्टिंग विद एटम्स एंड देन वी विल फिनिश न्यूक्लियाई बाय संडे। संडे का क्लास मोस्टली मतलब 2.5 से 3 घंटे होगा मिनिमम, तो आई हैव टू फिनिश ऑन संडे वॉट एवर इट टेक्स। आई कैनॉट रन द एजेंडा बियॉन्ड संडे। 7 सितंबर आई हैव एनीवेज मिस्ड माय टारगेट अगस्त का, बट 7 सितंबर के आगे नहीं जाना चाहिए सिलेबस। तो उसके बाद भी 2 चीजें बचती हैं अभी, हाइगेंस थ्योरी हमने नहीं करी है, सेमीकंडक्टर्स नहीं है। सेमीकंडक्टर्स माइंड इट 7 नंबर का पोर्शन है, वो मैं भी इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि वो 7 मार्क का पोर्शन थ्योरी वाला है, लास्ट में करेंगे, वो 7 मार्क आप रिटेन करके उसको स्पिट कर देना वहां जाके, बस है ना, वही करना है अपने को। तो इसलिए उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं है, प्योर थ्योरी है, इसलिए मैं लास्ट के लिए पार्क किया है नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम में, बाकी सब हो गया अपना। तो हमको रिवीजन स्टार्ट करना है, तो प्लीज बैकलॉग्स, अभी बैकलॉग्स बनाने का टाइम नहीं है, जो पुराने बैकलॉग है वही काफी है आपके लिए, है ना, ठीक है ना। राशि, कितनी पढ़ाई हो रही है आजकल इन जनरल, इफ आई मे आस्क ईशान? 4 घंटे। बाकी टाइम क्या करते हो तुम? सोशलाइजिंग, स्कूल। दिस इज पेरिनियल एक्सक्यूज, इटर्नल। ओके, अक्स तुम्हारी कितनी होगी? 6। तुम्हारी ठीक है, सच बताना, क्योंकि मुझे मालूम है 3 to 4 कम है। आयुष, तुम्हारी सक्षम 4, बढ़ाने की जरूरत है। 4 आवर में क्या, मैथ्स तो 2 घंटे ले लेती है, बाकी क्या है ना, कम है। उधर प्लस 6 हो रही है, चलो अच्छा मानते हैं। दर्श तुम्हारी 2 3, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम चैरिटी कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। नेयोनिका, योर्स 5, बाउंड्री केस 9, अच्छा 5, ओके, कम है। स्वस्तिका, ये भी कम है। 4 बिलो इज लेस, और ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, राइट? मालूम है ना क्यों? हाँ, आई शुडंट हैव टू रिमाइंड यू। हाँ, कम है आरुषि, कम है। लक्ष्मी, कम है। टारगेट नीचे कर लिया है क्या? ओके, 8, इट्स ओके, बट तुम्हारा टारगेट और ऊपर सेट होना चाहिए अभी, ठीक है? 10 तक जाना चाहिए वो। 10 आवर्स में एक्चुअल कितना निकलता है? 4 आवर्स पढ़ने बैठते हो क्या सही में? 4 आवर्स आपको लगता है आउटपुट आता है वो 4 आवर्स का? हाँ, फोन रखा रहता है, कुछ छूते नहीं हो, ऐसा होता है क्या? हैं? ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो देख। अरे यार, जनता को खुश करने के चक्कर में